नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। आज का ये लेक्चर शुक्र की पिछली वीडियो का अंतिम पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट में हमने शुक्र को बहुत ही गहराई से जाना ताकि हम शुक्र को लेकर अमेजिंग प्रेडिक्शंस निकाल सकें। हमने ये समझा कि शुक्र है कौन, वो कैसे आपके जीवन में आते हैं, क्या आपको देते हैं, उनको दूसरे और सातवें घर का मालिक क्यों बनाया गया। इसके साथ हमने ये भी जाना कि शुक्र के छठवें घर में नीच होने की क्या वजह है, क्योंकि शुक्र ग्रह की इन बारीकियों को जाने बगैर हम ना तो अच्छी प्रेडिक्शन बना पाएंगे और ना ही अपने पूज्य ऋषियों के माइंडसेट को समझ पाएंगे कि क्यों वो उसके मित्र के घर में, बुध के घर में शुक्र को नीच कह रहे हैं, क्या वजह है, वो कैसे इस चीज को जज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि हम जब भविष्य में कोई प्रेडिक्शन बनाएं तो हमारे सारे थॉट्स क्लियर हों। ठीक है, इसके साथ हमने शुक्र के पहले से 8 भावों तक रिजल्ट को देखा। इस वीडियो में हम कुंडली में बचे हुए 9 से 12 भावों के रिजल्ट को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों शुक्र को उसके शत्रु के घर में, 12वें घर में ऋषि उच्च कह रहे हैं। क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही सोचने वाला विषय हो जाता है कि अपने शत्रु के घर में शुक्र कैसे उच्च हो रहे हैं 12वें घर में। अगर आप पहली बार एडवांस सीरीज की ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम शुक्र की पहले और दूसरे पार्ट को जरूर देख लें ताकि आपको ये अंतिम पार्ट बहुत बेहतर समझ में आए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं जो आपके बहुत काम के हैं। अगर आप अच्छा प्रेडिक्शन निकालना चाहते हो और ज्योतिष को बहुत ही गहराई से समझना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि एडवांस सीरीज के सारे लेक्चर को देखो। चलिए पॉइंट पर आते हैं। हमारी अंतिम वीडियो 8वें भाव पर जाकर रुक गई थी समय की वजह से, और जिसमें मैंने आपसे यही कहा था कि 8वें घर में जाकर शुक्र उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सपोर्ट आपको मिलता नहीं है, आप अपने आप को अकेले पाते हो, उस सपोर्ट की तलाश में आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हो या उस परमात्मा को कहीं ढूंढने का प्रयास करते हो, अपने सत्य को जानने का प्रयास करते हो। लेकिन वहां पर आपकी जर्नी फिनिश नहीं होती है 8वें घर में। अभी तो आपने इस मृत्यु लोक के सत्य को पहचान कर कि यहाँ पर सब कुछ झूठ है, कोई आपका नहीं है, आप अकेले हो, इस बात को जानकर असली सत्य की खोज में, असली सपोर्ट की खोज में आपने चलना शुरू किया है। अभी आप मोक्ष नहीं पाने जा रहे, अभी आपको 3 मुख्य परीक्षाओं को पार करना होगा। सबसे पहले आपके सामने धर्म की परीक्षा आएगी, 9वें घर की। धर्म संकट में डाला जाएगा। जब आप उसको जीतोगे तब फिर आपको अर्थ की परीक्षा दी जाएगी, यानी कर्म करते वक्त कर्म योगी बनने का निर्णय करना होगा। और इसके बाद अगली परीक्षा काम की आएगी, आपको काम विजय करनी होगी और तब जाकर आप 12वें घर में पहुंचोगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको एडवांस सीरीज का कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला। शेयर करके इसको प्रमोट करने में मेरी मदद कर सकते हो ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस चैनल की रीच बढ़े। ठीक है, थैंक यू। अब हम 9वें घर में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि शुक्र के 9वें घर में क्या रिजल्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9वां घर क्या है? 9वां घर आपका भाग्य है। जीवन का बहुत कुछ यहीं से होता है। लंबी दूरी की यात्राएं हैं, आपको मार्गदर्शन देने वाले आपके पिता आपके गुरु हैं, धर्म है, आपके ईश्वर हैं और इसके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। और अब शुक्र यहां पर आके बैठ गया है, यानी जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त शुक्र 9वें घर में थे और प्रकृति ने, ईश्वर ने आपके भाग्य की जिम्मेदारी, आपके पिता रूप की जिम्मेदारी शुक्र को दे दी। तो शुक्र यहां पर आके अपनी सारी चीजें 9वें भाव के प्रोडक्ट्स को दे देंगे। तो अब आपके जीवन में जब भी ये लोग आएंगे तो उनके अंदर आप शुक्र की क्वालिटीज को देखोगे। तो शुक्र क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी उसके पास परफेक्शन है, डिवोशन है, टैलेंट है, हार्डवर्क है, सपोर्ट है, बैलेंस है, हैप्पीनेस है। ये सारी चीजें वो 9वें घर के प्रोडक्ट्स को दे देगा, क्योंकि 9वां घर पिताजी को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है, समर्पण को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप अपने पिता के प्रति समर्पित हो जाओगे, उनके कहे अनुसार चलोगे, आप उनकी चिंता करोगे। तो ये कह सकते हैं कि आप भक्त होगे अपने पिता के। और लोग जो होते हैं ना सोसाइटी के, जब वो आपको देखेंगे और आपके पिताजी के संबंध को देखेंगे तो वो अपने बच्चों से कहेंगे, देखो शर्मा जी का बेटा देखो कितना पितृभक्त है, कितना अपने पिताजी की सुनता है, और तुम हो तो ये चीज भी देखने को मिलेगी। सोसाइटी में स्टैंडर्ड सेट करोगे कि कैसे अपने पिता की सुनते हैं।
तो ये कह सकते हैं कि आपका आपके पिता के प्रति एक समर्पण होगा, प्योर समर्पण होगा। ठीक है, तो ये पिताजी और आपके रिश्ते के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि नौवां घर धर्म है और शुक्र समर्पण है, तो अब आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हो जाओगे, एक ऐसे भक्त बनोगे जिसके लिए लोग इंस्पिरेशन लेंगे कि यार ऐसे भक्ति होती है, ऐसे पूजा पाठ होती है। ये व्यक्ति सुबह दिया करता है, शाम को दिया करता है, मंदिर सुबह बरसात हो रही हो तब भी जाएगा। एक नियम है, अपने प्रभु की पूजा आराधना के लिए जो भी समर्पण करना होगा, जो त्याग करना होगा, वो आप करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, अपने धर्म के प्रति कट्टर बना देता है। और ये धर्म शब्द को केवल धर्म तक ही सीमित मत करना, ये धर्म ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का मीनिंग है स्वधर्म। माता का धर्म अपनी संतान के लिए करना, बेटी का धर्म अपने पिता, और आगे चल के जब वो पत्नी बनती है तो अपने पति के लिए करना, पति का धर्म अपनी पत्नी, और जब वो बच्चे होते हैं तो एक पिता के रोल में अपनी जिम्मेदारी को निभाना। तो ये स्वधर्म को पहचानना, समाज में आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उस लेवल पर अपने ड्यूटीज को बेहतर तरीके से करना, ये ही धर्म का विशाल रूप है। ठीक है, और इन ड्यूटीज को बेहतर निभाने के लिए जो एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए, वो शुक्र की 9वें भाव की स्थिति आपको देती है, आपको धर्म विमुख नहीं होने देती। लेकिन ये सिंगल कॉम्बिनेशन पूरी सत्य घटना को नहीं रखेगा। यहाँ पर यह भी देखना है कि आपका चंद्र कहीं दूषित ना हो, मीनिंग चंद्र कहीं राहु से पीड़ित ना हो। चंद्रमा यानी मन, मन को कोई जो दिशा देने वाला हो वो एक शुभ ग्रह हो, जैसे कि गुरु, चंद्र और गुरु की युति बनी हो, बहुत सुंदर योग बनेगा ये आपकी कुंडली में। फिर आपकी जैसी भक्ति और आपकी जैसी सेवा, समाज सेवा कोई न दे पाएगा। ठीक है, एक अच्छा माइंडसेट होता है इस व्यक्ति का। लेकिन चंद्र राहु है, अब वो भी डिपेंड करेगा कि राहु के पास कौन सी एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, किसी और ग्रह की एनर्जी है। ठीक है ना, राहु के नक्षत्र को देखना पड़ेगा। बट हम अभी नहीं कहेंगे, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, चीजें बहुत बदलती हैं ग्रह, राशि, नक्षत्र, डिग्री और भाव को लेकर। और इसी चीज को मैं अगले जो इसके बाद लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है, उसमें मैं आपको कुंडली के कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो वो जरूर ध्यान से देखना। इसके साथ क्योंकि शुक्र सपोर्ट है और 9वें घर यानी भाग्य में बैठा है, पिता के घर में बैठा है, तो इसलिए इन दोनों लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है। भाग्य का सपोर्ट इस तरह आपको मिलता है कि आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हो और आपका काम बन जाता है। इसके साथ 9वां घर ट्रेवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, लंबी दूरी की यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे कि मुझे यहाँ जाना है, वहां घूमना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको सपोर्ट करती हैं, आपको मेंटली विकसित करती हैं। ठीक है, हो सकता है आप बिजनेस डील के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हो सकता है आप विदेश जा रहे हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो। ठीक है ना, तो वहां से भी आप कुछ अपने लिए सपोर्ट गेन करके आओगे, और सपोर्ट मनी के रूप में भी हो सकता है, लड़की के रूप में भी हो सकता है आपको वहां से पत्नी मिल जाए, वहां से आपको क्या बोलते हैं कि पैसे मिले। ठीक है, शुक्र को केवल रुपए नहीं कहना, शुक्र को सपोर्ट कहना है। अब वो सपोर्ट किसी रूप में आए, धन भी आपको सपोर्ट करता है, पैसा भी आपको सपोर्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स भी आपको सपोर्ट करती हैं, परिवार भी आपको सपोर्ट करता है, जो चीज आपको सपोर्ट करती है वो सब शुक्र है। ठीक है, लेकिन शुक्र को कोई चीज इजीली नहीं मिली, इसलिए कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मन तो अपना मारना पड़ेगा। लेकिन हमें इसके साथ एक बात और पता है कि शुक्र का अंतिम लक्ष्य आपको बंधन में बांधना है, और 9वें घर का बंधन धर्म की स्थापना और पिता का साथ देना है। ठीक है, पिता के लिए करते रहना है, क्योंकि उनसे आपका लगाव है, उन्हें खुश देखना चाहते हो। और मरते मरते धर्म और पिताजी की बातें आपके दिमाग से जाती नहीं है कि मैंने अपने धर्म के लिए ये नहीं कर पाया, पिताजी के लिए ये नहीं कर पाया, और इस कारण आप जन्म मरण के बंधन में बंधे रह जाओगे। इनको निभाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। और इसलिए अब हम 9वें घर का चौथे घर से कंपैरिजन करते हैं, तो हम 9वें घर को चौथे घर से तो बेहतर नहीं कह सकते। हाँ, 9वां घर अपनी जगह श्रेष्ठ है, अच्छा है। पिता का सपोर्ट, पिता के लिए सेवा, धर्म से चलना और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, धर्म यानी ड्यूटीज के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये एक अच्छा योग है। लेकिन चौथा घर में शुक्र का पोजीशन श्रेष्ठ है 9वें घर से। 9वां घर को दूसरे ग्रह भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन चौथे घर में जब शुक्र होता है तो वहां पे वो दिग्बली बनता है, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर देख सकते हो। बंधन में दोनों बांध रहे हैं, इसलिए किसी को उच्च नीच नहीं कह सकते। और इसलिए अब हम चलते हैं 10वें घर में और देखते हैं कि शुक्र के 10वें घर में क्या रिजल्ट होंगे। 10वां घर क्या है? 10वां घर कर्म है,
कोई भी इंसान कर्म करे बगैर नहीं रह सकता। अगर वो सोच रहा है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शांत बैठना है एक जगह, वो भी एक कर्म है। आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर रहे हो, वो भी एक कर्म है। और शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है। शुक्र क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट, हार्डवर्क, सपोर्ट, हैप्पीनेस और बैलेंस। शुक्र की ये जो क्वालिटीज है वो आपको यानी आपके 10वें घर के प्रोडक्ट्स को दे देगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अब आप जिस काम में लगोगे ना, उस कर्म में अपने आप को समर्पित कर दोगे, क्योंकि शुक्र डिवोशन है, 10वां घर कर्म है। मतलब अब आपसे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि शुक्र परफेक्शन है। जिस काम को वो पकड़ेगा उस काम को पूरी परफेक्शन के साथ करेगा। अगर उसे एक चेयर क्लीनिंग के लिए दी गई, तो अगर उसने उसकी जिम्मेदारी ली है तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसने कोई रिसर्च करने की जिम्मेदारी ले ली, उससे बेहतर कोई रिसर्च ला के नहीं दे सकता। उसने कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने की जिम्मेदारी ले ली, उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर सकता। जिस काम को वो करेगा उससे बेहतर उस काम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति समर्पण नहीं दिखा पाएगा। हाँ, अगर दूसरे व्यक्ति का भी शुक्र है तो फिर तो दोनों की टक्कर होगी आपस में, ठीक है। बट मैं यही कह रहा हूं कि अगर शुक्र 10वें घर में है तो आप बहुत ही डिवोटेड इंसान हो अपने कर्म के प्रति। काम कर रहे हो, खाने का होश नहीं है आपको। अब जैसे मैं कंसल्टेशन करता हूँ, ठीक है, तो जितनी भी कंसल्टेशन मैं करता हूँ ना, उसमें बिल्कुल 100% देता हूँ। क्या पता 2 घंटे का कंसल्टेशन चली जाए, क्या पता आधे घंटे जाए, 1 घंटे जाए, डिपेंड करेगा कैसा केस है, ठीक है। उसमें मैं टाइम नहीं देख पाता क्योंकि मुझे वो काम बहुत पसंद है। शुक्र बैठा है मेरे 10वें घर में, इसलिए मैं काम में इतना समर्पण दिखा पाता हूँ। ठीक है। तो आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस में मैं परफेक्शन लाने का प्रयास करता हूँ। मैं शुक्र 10वें घर में है, परफेक्शन लाओगे अपने काम में। यहाँ शुक्र का ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर कोई और सपोर्ट करने की आप उम्मीद मत रखो। आपको आपका काम ही सपोर्ट करेगा, आपकी पहचान आपका काम ही बनेगा। लोग आपको जानेंगे कि ये व्यक्ति सेल्फ मेड है, इस व्यक्ति ने अपने आप को खपाया है, तपाया है, शुक्र जैसा लगाया है। और ये आप क्यों करोगे? क्योंकि शुक्र को कभी एप्रिसिएशन नहीं मिली, और इसलिए वो एप्रिसिएशन की उस तलाश में कि उसे कोई एप्रिशिएट करे, और इसलिए वो जिस काम को करता है उसमें परफेक्शन के साथ करता है। क्योंकि जब परफेक्शन होगा तो लोग एप्रिशिएट करेंगे, और जब एप्रिशिएट करेंगे उसको मजा आएगा। वही तो उसको चाहिए। 10वां घर कर्म और शुक्र कर्म में परफेक्शन, कर्म में डिवोशन यानी समर्पण, यानी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, प्रेरणा, रूपा। सभी लड़कियों के नाम आ गए, प्रेरणा रूपा को हटाओ। दुनिया आपको याद करेगी कि आपके काम के लिए। भले ही आप घर पे काम करते हो, घर पे अगर आप काम करोगे, आपने घर की सफाई का जिम्मा ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बस हो गया, बेस्ट है। आपसे बेस्ट कोई नहीं करता, क्योंकि आप घर की एक कोने की गंदगी भी नहीं पसंद करोगे। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हो जो काम को परफेक्शन के साथ करता हो, उसके शुक्र को 10वें घर में देख लेना। पर इसके साथ एक चीज और होगी आपके साथ, क्योंकि शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 9वें से दूसरा पड़ता है काउंट करने पर। 9वां घर पिता है और उसके दूसरा घर पिताजी का घर बन गया, इसलिए आप अपने दादा दादी के घर के प्रति समर्पित होगे। उनसे मिलने के लिए आपका मन करेगा, भले ही मिल पाओ या ना मिल पाओ, टाइम निकाल पाओ या ना निकाल पाओ, लेकिन आपका दिल लगा रहेगा वहां पर। लोग कहेंगे कौन सी बूटी पिला के रखी है इसको, किसी ने इसके कान भर दिए हैं। कान नहीं भरे, उसके 10वें घर में शुक्र है किसी जन्म के कर्म का इतिहास जिसको वो दोहरा रहा है, उसका दिल भागा भागा जा रहा है, ठीक है। शुक्र 10वें घर में बैठकर आपको 10वें घर के प्रति बांध देंगे। अब आपको कर्म के लिए बांध देंगे। मरते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त भी आपको ये बात रह जाएगी दिमाग में कि ये काम बाकी रह गया, ये मैं काम क्यों नहीं कर पाया। और जीवन भर तो उस काम के लिए लगे ही रहे हो आप। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, पर आप दुनिया के लिए कोई ऐसी चीज या ऐसे स्टैंडर्ड बना के जाओगे जिसके लिए दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन फिर भी ये आपकी जो इच्छाएं रह गई हैं कि मैंने ये काम कर नहीं पाया, इस तरीके से मुझे करना था, तो इनकी पूर्ति के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा, और इसलिए आप कर्म बंधन में बंध गए। तो अभी अगर इस 10वें घर का कंपैरिजन चौथे घर से करें, जहां पर शुक्र की दिग्वली पोजीशन बनती है, तो फर्क ये है कि चौथे घर में आपका मन खुश है, परिवार खुश है, और उस खुशी के साथ कर्म प्लेस पर जा रहे हो, अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब शुक्र 10वें घर में बैठा होगा तो अब आपको काम करके खुशी मिलेगी। वहां मन ऑलरेडी खुश था, या काम करके खुशी मिल रही है। अब काम से जैसे ही हटे घर पे पहुंचे तो वो खुशी नहीं है, मिसिंग कर रहे हो। वो काम चल रहा है दिमाग में, वो बाकी है काम जो मैंने करना है अभी, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो भी आप 10वें घर को चौथे घर से श्रेष्ठ नहीं कह सकते हो। 10वें घर में और भी ग्रह हैं जो आपको बेटर परफॉर्म करके दे सकते हैं, और इसलिए अगर हम चौथे घर से 10वें घर का कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी हम चौथे घर को तो दिग्बली कहेंगे।
और 10वें घर को खराब नहीं कहेंगे। 10वां घर भी अच्छा है, 14वां घर भी अच्छा है, लेकिन कोई उच्च या नीच नहीं है। रीजन ये है कि दोनों ही बंधन में बांध रहे हैं। ऋषि ये चाह रहे हैं कि आप धरती पर अगर आए हो तो अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी के साथ निभाकर वापस अपने आप को पहचान कर चले जाओ। लेकिन पहचानना तो तभी संभव है जब आप जीवन की इस माया से बच पाओ। यहाँ तो माया की होड़ इस बात की लग गई कि अब मुझे जिस काम को करना है उस काम को ऐसा करना है जैसा किसी ने नहीं किया, बिल्कुल परफेक्ट करना है। तो आप उसकी बेहतर की तलाश ही खत्म नहीं होती है। वो तो और भी बेस्ट हो सकता है, जो बनाया है उससे भी बेस्ट हो सकता है। और अब चलते हैं 11वें घर पे और देखने का प्रयास करते हैं कि शुक्र 11वें घर में हमें क्या रिजल्ट देंगे। 11वां घर क्या है? 11वां घर इच्छा पूर्ति है। आपकी जो डिजायर्स तीसरे घर से शुरू होती हैं उसकी पूर्ति 11वें घर में होती है। 12वां घर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल से ये 12 पड़ता है काउंट करने पर, तो इसलिए ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है। क्यों कह रहा हूं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है? क्योंकि 12वां घर लॉस है, तो अगर उससे 12 दूरी काउंट करेंगे तो वो भी लॉस होगा। 12 से 12 काउंट करते हैं तो 11वां घर आता है, यानी अगर 12वां घर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का लॉस हो गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है। तो जब कभी किसी का ये देखना हो कि उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, 11वें घर को देखो। समझ रहे हो? ऐसे ही सूत्र बनाए जाते हैं। मैं आपको सारी टेक्निक्स दे रहा हूं ताकि आप इस साइंस की डेप्थ को समझ सको। इसके साथ आपके रिवॉर्ड्स हैं 11वां घर, यानी आपने 10वें घर में जो कर्म किया है उससे क्या गेन हो रहा है आपको, वो है 11वां घर। तो 11वां घर हमें बहुत कुछ देता है। जिस प्रकार दूसरा घर हमारी मुख्य जरूरतों को पूरा करता है, ठीक उसी प्रकार 11वां घर हमारी नई जरूरतों को लाकर पूरी करता है। और अब शुक्र 11वें घर में आकर बैठ गया है, तो शुक्र क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा। परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट, हार्डवर्क, सपोर्ट, किसी भी प्रकार का सपोर्ट, चाहे वो स्त्री का सपोर्ट हो या पुरुष का सपोर्ट हो या फिर धन का सपोर्ट हो। क्योंकि अगर शुक्र को केवल धन से ही काउंट करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। आज समय की मांग है कि धन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो धन वो सपोर्ट बनता है हमारे जीवन में। शुक्र सपोर्ट है तो धन रूपी सपोर्ट हमारा बन जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो आज से 2000-10,000 साल बाद जब ये धन की इतनी वैल्यू नहीं होगी, लोग अपने जीवन में वो सारी बेसिक चीजें पा चुके होंगे, तब कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी और उन रिक्वायरमेंट्स को शुक्र पूरा करेगा, ठीक है। तो शुक्र के लिए एक सिंपल वर्ड होगा सपोर्ट, किसी भी प्रकार का सपोर्ट। यानी अब आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना वो सपोर्टिव होंगे, आप उनके प्रति डिवोटेड होंगे। आप लोग जब एक साथ वक्त बिताओगे तो एक खुशियों का माहौल होगा, मतलब एक आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने दोस्त के साथ वक्त बिताना आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। इसके साथ शुक्र एक मेल की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करता है और वो 11वें घर यानी मित्र के घर में आकर बैठा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी पत्नी आपकी दोस्त होगी। आप उसके साथ पूरा हंसी मजाक, मस्ती मजाक, गेम खेलना, कुछ भी करो, एक दोस्ती का जो फ्रीडम का माहौल होगा ना वो मिलेगा आपको। आप उससे कुछ भी कह सकते हो और वो भी आपसे कुछ भी कह लेगी। एक फ्रेंडली रिलेशन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली उससे आपकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए या फिर वो ही आपकी खुद एक दोस्त होगी। इसके साथ 11वां घर आपकी काम की पूर्ति है, यानी डिजायर्स की पूर्ति है। और उस डिजायर्स की पूर्ति के लिए शुक्र से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र कहते हैं मैं आपकी सपोर्ट के लिए आया हूँ, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप कहोगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी डिजायर्स है आपकी, वो डिजायर्स की पूर्ति शुक्र कर देंगे। एक जो चिराग होता है ना जिसको घिस के आप अपनी विश की पूर्ति करते हो, वो बन जाएंगे शुक्र यहाँ पर। और इसलिए शुक्र 11वें घर में बहुत अच्छे हैं, भौतिक दुनिया के लिए तो बहुत अच्छे हैं। बट यही कारण होगा कि आपको शुक्र 11वें घर के बंधन में बांध देंगे। आपकी सारी डिजायर्स, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और कहेंगे और बताओ और क्या चाहिए, मैं हूं तुम्हारी लायक। तुमने बहुत कुछ किया है पिछले जन्म में, अपने कर्म के जरिए अपने आप को बहुत खपाया है और ये वक्त आ गया है कि मैं अब आपको दूं, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इनकी कोई पूर्ति नहीं, और इसलिए आप बंधन में बंध गए। जीवन जीते जीते और शरीर छोड़ते वक्त आपके दिमाग में ये शायद चलती रहेगी कि मुझे ये नहीं मिला, ये चीज नहीं कर पाया, वो चीज नहीं कर पाया, पूर्ति होनी ही नहीं है, एक के बाद दो ही आता है, ठीक है। तो वो होता रहेगा और इसलिए आप इस जन्म मरण के बंधन में बंध जाओगे। और इसलिए अगर हम 11वें घर का कंपैरिजन चौथे घर से करें तो हम 11वें घर को नीच नहीं कहेंगे, न उच्च कहेंगे। चौथा घर अपनी जगह श्रेष्ठ है। चौथा घर इसलिए ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए दिग्बली बनता है क्योंकि वहां पर आपका मन हमेशा खुश है। अपने माँ के साथ रहने पर घर के कंफर्ट्स मिलते हैं, आप खुशी मन से आगे पीछे दाएं बाएं दुनिया के सारे कर्म को करते हो। लेकिन यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति होते होते आपकी खुशियां आती हैं। और इसलिए 11वें घर में
शुक्र ना तो नीच है ना उच्च है। उच्च इसलिए नहीं है क्योंकि यह बंधन में बांध रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं 12वें घर पे और देखने का प्रयास करते हैं कि शुक्र के 12वें घर में क्या रिजल्ट होंगे। और अब हम कुंडली के अंतिम घर यानी 12वें घर में आ गए हैं, जहां पर ऋषि शुक्र को उच्च मान रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको 12वें घर के उच्च होने का कारण बताऊं। 12वां घर है क्या? 12वां घर मुक्ति है। जिस प्रकार पहले से चौथा घर आपका घर होता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि 9वां घर प्रभु है, तो प्रभु से चौथा घर उनका घर हो गया। यानी यही वो स्थान है जहां से आप प्रभु के घर पहुंच सकते हो, प्रभु से मिल सकते हो। लेकिन प्रभु से मिलना तभी संभव होगा जब आप सारे बंधनों को तोड़ दो। बंधन रूपी इच्छाएं आपको यहाँ पर बांधे रखने का काम करती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए यहाँ पर आप कई बार आते हो। शुक्र तो आपको बस देना चाहते हैं। शुक्र से जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। और आपने क्या मांगा है? आपने मांगा है 9वें से चौथा 12वां घर यानी प्रभु का घर। आपने शुक्र से प्रभु का घर मांग लिया, तो अब शुक्र आपको प्रभु के घर तक पहुंचाने के लिए सारे सपोर्ट करेंगे। जो उनके पास है वो देंगे। परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट, हार्डवर्क, सपोर्ट, हैप्पीनेस, बैलेंस, जो चीज जरूरत होगी आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो आपकी हर संभव मदद करेंगे, ठीक है। जो शुक्र आपको अनजाने में इस बंधन में बांध रहे थे, शुक्र का इरादा नहीं है, लेकिन जो चीजें वो देते हैं वो बंधन में बांधने वाली होती है। अब उनको ऐसे घर की जिम्मेदारी मिली जहां पर वो आपके सारे बंधनों को तोड़ दें। इस बात को एक और सूत्र क्लैरिफाई करता है। अगर आप कुंडली का दूसरा घर देखोगे और वहां से 12वां घर काउंट करोगे तो वो दूरी 11 बनती है। कहा जाता है जब आप देना सीखते हो तब आपको मिलना शुरू होता है। दूसरा घर जो आपने कमाया, 12वां घर जो आपने गवाया, तो दूसरे से अगर 12वां काउंट करते हो तो 11 पड़ता है, यानी फिर आपको कुछ मिला। यानी जब आप कुछ अपने आप से छोड़ते हो तब आपको कुछ मिलेगा। यहाँ आपका धन का मोह छूटेगा, स्त्री का मोह छूटेगा, जितने मोह के बंधन हैं वो सारे छूट जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज बांध रही थी वही आपको मुक्ति दिलाएगी। धन आपको बांध रहा था तो आप धन बांटना सीखोगे। अपने सुख की चिंता के लिए प्रयास कर रहे थे, अब परमार्थ के सुख की चिंता के लिए प्रयास करोगे, क्योंकि पहले से चौथा घर अपना सुख है, 9वें से चौथा घर परमार्थ का सुख है। जिस प्रकार 9वां घर प्रभु है और 9वें से चौथा 12वां घर उनका घर है, तो 12वां घर माँ भी हुई, यानी कॉस्मिक मदर, यानी प्रकृति। प्रकृति आपको गाइड करेगी, कोई आपको गाइड करेगा, आपको इस प्रकार का व्यक्ति बनाएगा कि आप लोगों की मदद करना सीखोगे। और ये मदद इसलिए कर रहे होगे क्योंकि आपने जब ये जर्नी शुरू करी थी धरती पर आने की, और उसके बाद इतने सारे जन्म लिए और अंत में अपने आप को रियलाइज करके वापस लौट रहे हो, तो इस बीच में आपने इस धरती का बहुत कुछ यूज किया है, यूटिलाइज किया है। कुछ ना कुछ तो इसको लौटाना पड़ेगा। जब हम राशियां पढ़ेंगे पहले से 12वें भाव तक की, तो हमें पता चलेगा कि 12वीं राशि क्या इंडिकेट करती है। 12वें नंबर की मीन राशि से अगर 10वां घर देखें तो पता चलता है वहां पर 9 नंबर है। 9 नंबर मार्गदर्शन का है, रास्ते दिखाने का है। तो आप इस दुनिया को छोड़ते वक्त कुछ रास्ता दिखाकर जाओगे, धर्म से जुड़ा, सतमार्ग से जुड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि आज की डेट में साधु संत होते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो धर्म अनुरूप कर्म कर रहे हैं, जो दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं। समझ लो इनकी स्थिति वहीं पे पहुंच रही है, मोक्ष की स्थिति। शुक्र की ये स्थिति यहाँ तक लाती है, आपको आपके उस परब्रह्म स्वरूप के वापस दर्शन करा देती है। और इसलिए जब शुक्र यहाँ पर बैठा होगा तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा, आपको उस प्रकार का व्यक्ति बनाएगा कि ये शरीर को छोड़ते वक्त आप अपने असली स्वरूप को पहचान चुके होंगे। और इसलिए आप इस प्रकार का कर्म करते हो कि आप हर कर्म में अपने प्रभु को याद करते हो। किसी कर्म में खुद को नहीं जोड़ते कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं किसी के लिए हंसा, मैं किसी के लिए रोया, मैंने इसको गिफ्ट दिया, मैंने उसको ये दिया। ये आपके जीवन से निकल जाता है। जिस क्षण आपके जीवन से ये निकल जाता है कि मैंने ये किया, आप प्रभु से मिल गए। क्योंकि यहाँ पर कोई मैं नहीं, सब शून्य है, खुद से खुद की लीला है। और इसलिए जब शुक्र 12वें घर में बैठा होगा तो आपकी जर्नी इस प्रकार होगी कि आप लोगों को मदद करोगे। आपके पास जो भी खाना पीना है और आप मान लो स्टेशन पे हो या फिर कहीं सड़क पे हो, कोई भूखा दिख गया तो आप अपनी भूख को भूल जाओगे, उसको दे दोगे। ये एक माइंडसेट आ जाएगा आपके अंदर। और इसलिए शुक्र जब 12वें घर में होते हैं तो हमें हमारे सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आप अगर एक राजा का जीवन भी जी रहे होगे ना, कितना भी आसपास सोना चांदी कुछ भी होगा, पर किसी चीज से मोह ना होगा। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आप इस तरीके के इंसान बन जाओगे
कि आप हर चीज से मुक्त हो जाओगे। ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। शुक्र इस तरीके से आपके जीवन को गाइड करेंगे। यहाँ पर ये समझ लो कोई आपको मिल गया गाइड करने वाला, कोई है आपके पीछे जो आपको गाइड कर रहा है। और इसलिए शुक्र 12वें घर में जाकर उच्च होते हैं। जो चीज बांधने का प्रयास कर रही थी वही अब आपसे छूट गई। धन दौलत माया कोई का बंधन ना रहा। और इसलिए अगर अब हम 8वें घर का कंपैरिजन 12वें घर से करें तो अब हमें ये बात क्लियर है कि 8वें घर में मोक्ष की तैयारी शुरू हो रही है। मोक्ष नहीं मिल रहा, अभी तो आपने पहला कदम बढ़ाया है उस मुक्ति के लिए, उस सत्य को पहचानने के लिए, जिसके लिए आपको 3 बाधाओं को पार करना होगा, या यूं कहूं कि आपको 3 स्तर पर अपने आप को विजय दिलानी होगी। पहले धर्म पर, सबसे पहले धर्म सीखना पड़ेगा। फिर आपको कर्म योगी बनाया जाएगा 10वां घर। फिर आपकी काम विजय कराई जाएगी यानी 11वें घर में। और फिर उसके बाद आप 12वें घर के लिए तैयार हो पाओगे, जहां पर प्रभु को वापस मिलना है। जहां से आए थे अब वहीं जाने की तैयारी है। जो बांधने का काम कर रहा था उसने बंधन बांधना छोड़ ही दिया, और इसलिए यहाँ पर शुक्र आकर उच्च हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि शुक्र ग्रह कहीं और दूसरे भाव में उच्च या नीच नहीं होंगे। 6वें घर में नीच होते हैं तो नीच होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप उस बंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हो, उसमें और बंधते जा रहे हो। बाकी भौतिक जीवन में अच्छा हो सकता है, उसकी बात नहीं हो रही। ऋषियों का फोकस शुक्र के लिए बंधनों से मुक्ति है। 12वें घर में उच्च हो रहा है तो उच्च हो रहा है। भाव तो प्रोडक्ट होते हैं और राशि कैसे वो डिलीवर हो रहा है और ग्रह कौन डिलीवरी करने आ रहे हैं। तो अगर राशि कोई भी हो, मान लो 6 नंबर राशि वहां पे चली जाए तो भी आप मुक्ति से दूर नहीं हो। फर्क बस इतना होगा कि इस बार आप ओशो बनोगे। जब 12 नंबर राशि थी तो आप प्रेमानंद जी बन रहे थे। दोनों का मुक्ति पाने का तरीका अलग है। एक क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा समर्पण कर रहा है। अगर यहाँ पर 10 नंबर राशि आ गई तो आप कर्मयोगी बनकर मुक्ति पाओगे। लेकिन 12वें घर की सभी राशियों में अंतिम लक्ष्य गाइडेंस का ही होगा। आप लोगों को लंबे समय के लिए गाइड करके ही जाओगे। कहीं और अगर आपको 6 नंबर और 12 नंबर राशि किसी और भाव में मिलेगी तो वो मुक्ति के लिए नहीं है। वो अपना कोई प्रोडक्ट कैसे आ रहा है वो बता रहे हैं। मुक्ति के लिए केवल 12वां घर है। एक और स्थिति है जिसमें मुक्ति संभव है, वो है गुरु ग्रह से 12वीं दूरी। अब जब आपने शुक्र को 1 से 12 भावों तक इन 3 लेक्चरों के जरिए समझ लिया है तो आपको ये बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि शुक्र एक शुभ ग्रह है जो हमें हमेशा देना चाहते हैं। इसीलिए ऋषि उन्हें शुभ ग्रह की गिनती में लाते हैं। एक डाउट आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने मंगल को भी कहा था कि मंगल सपोर्ट करता है, और यहाँ पे शुक्र को भी कहा शुक्र सपोर्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए ये पति पत्नी बन सकते हैं। शुक्र का सपोर्ट अपने आप को आपके प्रति समर्पित करके होता है, मंगल का सपोर्ट आपको प्रोटेक्ट करके होता है। दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों का सपोर्ट करने का तरीका अलग है।